अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम करते हैं आज की क्लास में हम आपका। आज हम केमिस्ट्री क्लास में चैप्टर नंबर 8 लेक्चर नंबर 2 में जो टॉपिक ऑफ हमारा डिस्कशन है वो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर को हम मेटालिक करैक्टर भी कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं कि डेफिनेशन क्या है कि मेटल्स हैव द टेंडेंसी टू लूज देयर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर और मेटालिक करैक्टर कहेंगे। अब इसके अंदर देखते हैं कि जो मेटल जितनी तेज़ी से इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगी उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर या मेटालिक करैक्टर उतना ही ज़्यादा होगा। देखें, द मोर इजीली अ मेटल लूज इट्स वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स द मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। जितनी तेज़ी से इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेगी मेटल्स उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर या मेटालिक करैक्टर उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन्स मेटल्स क्या है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कोई भी मेटल्स जितने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करती है वो इसकी क्या कहलाती है, वैलेंसी कहलाती है। वैसे वैलेंसी होती है कि हमारे पास कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट, लेकिन हम यहाँ मेटल्स को देख रहे हैं। हमें पता है कि मेटल्स के अंदर हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करती हैं, तो यहाँ पे हम इसकी वैलेंसी मेटल की वैलेंसी पे देख रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करती है या दो इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं या तीन इलेक्ट्रॉन या वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। तो उसके बिहाफ पे हम देख रहे हैं इन केस ऑफ मेटल, इन केस ऑफ मेटल्स में इसकी डेफिनेशन क्या है, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय एन मेटल इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी कहते हैं। एग्जाम्पल्स के तौर पे हम देखते हैं एग्जाम्पल्स क्या है हमारे पास कि किस तरह इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करती हैं। या सोडियम मेटल लूज़ वन इलेक्ट्रॉन कहाँ से लूज़ करेंगे कि फ्रॉम इट्स वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। इसके वैलेंस शेल के अंदर क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन्स है। अब एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है, उसके रिजल्टेंट में जो उसके फॉर्मेशन हमारे पास क्या होगी, सोडियम आयन, और एक इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। अब एक इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के बाद हम बता सकते हैं कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ करें, इसने वन इलेक्ट्रॉन लूज़ करा है, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, सोडियम की वैलेंसी क्या है हमारे पास, 1। इसी तरह दूसरे देखते हैं हम जिंक मेटल। अब जिंक मेटल्स के वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होती हैं वैलेंस शेल के अंदर। अब ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेंगे। जब 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने के रिजल्टेंट में जो हमारे पास बनेंगे यानी कि Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करा है, सो द वैलेंसी ऑफ जिंक इज़ 2। अब देखते हैं ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल्स ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। अब पीरियोडिक टेबल्स के अंदर हम देखते हैं ग्रुप्स के अंदर और पीरियड के अंदर। अब ग्रुप में क्या है, जब हम पीरियोडिक टेबल के अंदर मूव करते हैं, पीरियोडिक टेबल्स के अंदर जब हम मूव करते हैं टॉप टू बॉटम, जब टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर या मेटालिक करैक्टर क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। मेटालिक करैक्टर क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। अब फॉर एग्जांपल देखें, जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं लिथियम टू सीजियम, अब जाते हैं लिथियम से ज़्यादा मेटालिक करैक्टर किसका होगा, सोडियम का। सोडियम से ज़्यादा किसका होगा, पोटाशियम का। पोटाशियम के बाद किसका, रुबिडियम का, और फिर सीजियम का। ऐसे राइट टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं तो मेटालिक करैक्टर या इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी करैक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। अब इसके इंक्रीज़ होने की रीज़न क्या है, रीज़न क्या है हमारे पास, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। जैसे नंबर 1 साइज़ ऑफ एटम, न्यूक्लियर चार्ज, आयोनाइजेशन एनर्जी। अब साइज़ ऑफ एटम क्या है, जब हम मूव करते हैं टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ़ शेल्स क्या होते हैं, इंक्रीज़ होते हैं। नंबर ऑफ़ शेल्स के इंक्रीज़ के होने से साइज़ ऑफ एटम इंक्रीज़ होगा। साइज़ ऑफ एटम के इंक्रीज़ होने से न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, यानी कि न्यूक्लियर चार्ज की अट्रैक्शन टू वैलेंस शेल क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। जब अट्रैक्शन कम होती जाएगी रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ईजी हो जाएगा। जब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन ईजी होगा आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी। अब हमने देखा कि इन अ ग्रुप में क्या होगा कि मेटालिक करैक्टर इंक्रीज़ होगा। इंक्रीज़ होने की रीज़न क्या है, साइज़ ऑफ एटम इंक्रीज़ होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। अब पीरियड्स के अंदर देखते हैं, जब हम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी करैक्टर डिक्रीज़ व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड, या पीरियड के अंदर हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो आयोनाइजेशन इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर क्या होगा, कम होगा। एग्जाम्पल का तो देखते हैं, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एलुमिनियम है, सिलिकॉन है, सल्फ़र है, हमारे पास क्लोरीन और नियॉन। अब इसमें देखें सबसे ज़्यादा मेटालिक करैक्टर किसका होगा, सोडियम का,
फिर किसका होगा, मैग्नीशियम का, इस तरह किसका होगा, एल्यूमिनियम का। इसका रीज़न क्या है कि जब हम मूव करते हैं लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड, एटॉमिक इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर क्या होगा, कम होगा। रीज़न क्या है, अगेन हम वहाँ पर 3 करैक्टर देखेंगे यहाँ पर, साइज ऑफ एटम, न्यूक्लियर चार्ज, आयोनाइजेशन एनर्जी। जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे साइज ऑफ एटम क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। जब साइज ऑफ एटम डिक्रीज़ होगा इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, बढ़ जाएगा। न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है वो बढ़ जाएगी। जब अट्रैक्शन बढ़ जाएगी तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, मुश्किल होगा, जिसकी वजह से जब हम मूव करते हैं लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड इलेक्ट्रो पॉजिटिव करैक्टर या मेटालिक करैक्टर क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। स्टूडेंट्स आप देखते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड आयोनाइजेशन एनर्जी का रिलेशन, कि आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का किस तरह इम्पैक्ट डालती है। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिपेंड अपॉन द आयोनाइजेशन एनर्जी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी किस पे डिपेंड कर रही है, आयोनाइजेशन एनर्जी पे, यानी कि मेटालिक करैक्टर किस पे डिपेंड कर रहा है, आयोनाइजेशन एनर्जी पे। और आयोनाइजेशन एनर्जी हम पढ़ चुके हैं किस पे डिपेंड कर रहा है, साइज़ पर और न्यूक्लियर चार्ज ऑफ एटम, यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी करैक्टर डिपेंड कर रहा है आयोनाइजेशन एनर्जी पर, और आयोनाइजेशन एनर्जी फर्दर किस पे डिपेंड कर रहा है, साइज़ ऑफ एटम पर, न्यूक्लियर चार्ज पर, और भी हम देखें शील्डिंग इफेक्ट पर। लेकिन यहाँ पर हम हमारी बुक के अंदर जो है 2 ही टॉपिक्स, 2 फैक्टर मेंशन है, साइज़ ऑफ एटम और न्यूक्लियर चार्ज पर। अब आयोनाइजेशन एनर्जी किस तरह डिपेंड करता है, साइज़ पर और न्यूक्लियर चार्ज पर। अगर साइज़ बढ़ता जाएगा न्यूक्लियर आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। दूसरी तरफ अगर साइज़ कम होता जाएगा आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती जाएगी, ज़्यादा होती जाएगी। अब दूसरे फैक्टर की तरफ देखते हैं, न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। अब देखते हैं रिलेशन, देखते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का और आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या रिलेशन है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आयोनाइजेशन एनर्जी का, यानी कि अगर आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी तो मेटालिक करैक्टर क्या होगा, कम होगा। और दूसरी तरफ देखते हैं अगर आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी तो मेटालिक करैक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा। आयोनाइजेशन एनर्जी के कम या ज़्यादा होने से क्या होगा, अगर आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी तो इलेक्ट्रॉन, कौन से इलेक्ट्रॉन, जो वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, इन्हें रिमूव करना क्या होगा, आसान होगा। जब इन्हें रिमूव करना आसान होगा तो इसका मतलब है कि ये तेज़ी से इलेक्ट्रॉन देगा। पीछे हम डेफिनेशन के अंदर करके आए हैं, जो मेटल जितनी तेज़ी से इलेक्ट्रॉन देगी उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी करैक्टर क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। इसका मतलब है कि आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी तो इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना आसान होगा। इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना आसान होने की वजह से इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी करैक्टर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब दूसरी तरफ देखते हैं, अगर आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी तो मेटालिक करैक्टर क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। मेटालिक करैक्टर इंक्रीज़ हो जाएगा। अब देखिए कंपैरिजन देखते हैं, एग्जांपल के तौर पे कंपैरिजन देख रहे हैं हम, सोडियम का और मैग्नीशियम है, ये एक ही पीरियड के अंदर पाई जाती हैं, सोडियम और मैग्नीशियम। कंपैरिजन देखते हैं कि एटॉमिक नंबर सोडियम का क्या है, 11, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 12। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। इधर देखते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। अब इसमें वैलेंस शेल कौन सा है, m हमारे पास वैलेंस शेल है, यहाँ पर भी क्या है, m हमारे पास वैलेंस शेल है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो मूव होंगे कौन से, वैलेंस शेल के। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे, कौन से, वैलेंस शेल से। अब जब एक इलेक्ट्रॉन्स को हम रिमूव करेंगे इसे कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिक्वायर्ड होगी इसे हम क्या कहेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी। अब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी हमें रिक्वायर्ड है सोडियम मेटल के, वो क्या है, 496। यहाँ पर देखते हैं मैग्नीशियम का एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए क्या है,
738 किलो जूल पर मोल एनर्जी हमें रिक्वायर्ड है। लेकिन यहाँ पे एक बात देखें कि सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हैं तो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी लिखा हुआ है। हम ये भी तो कह सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं साइमल्टेनियसली रिमूव हो जाए, इन दो की आयोनाइजेशन एनर्जी एक साथ सम होकर मिल जाए हमें। हम कहें शायद ये 2100 किलो जूल पर मोल अप्रॉक्सीमेटली हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। इसका मतलब है कि वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं या 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो साइमल्टेनियसली रिमूव नहीं होंगे। पहले एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। इस वजह से इसके क्या है? फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी 738, फिर क्या है? सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी 1450 किलो जूल पर मोल। अब हम ये भी तो कह सकते हैं सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं तो 496 किलो जूल पर मोल एनर्जी यूज़ हो रहा है। यहाँ पर भी तो हम एक ही रिमूव कर रहे हैं ना, तो 738 है। इन दो के अंदर डिफरेंस क्या है? इन दो के अंदर फ़र्क क्यों आया है? इसका फ़र्क का आंसर हमें इन दो फैक्टर से मिलेगा, साइज से, न्यूक्लियर चार्ज से। अब ये एक ही पीरियड के एलिमेंट है, हमें पता है कि जब हम लेफ़्ट टू राइट पीरियड के अंदर मूव करते हैं साइज ऑफ एटम क्या होगा? डिक्रीज़ होगा। साइज ऑफ एटम डिक्रीज़ होगा और न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? इंक्रीज़ होगा। जब साइज ऑफ एटम डिक्रीज़ होगा और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होगा तो न्यूक्लियर चार्ज की जो अट्रैक्शन है वैलेंस शेल पर ज़्यादा होगी। जब वैलेंस शेल पे अट्रैक्शन ज़्यादा होगी किसकी? न्यूक्लियस की। अब इस अट्रैक्शन की ज़्यादा होने की वजह से अब ये इलेक्ट्रॉन्स ईजीली रिमूव नहीं होंगे। अब इजीली रिमूव नहीं होंगे एज़ कंपेयर टू सोडियम। ज़्यादा एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होगी। अब ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा होगी। जब आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कैरेक्टर क्या होगा? कम होगा। अब इन दो के कंपैरिजन में हम क्या देख सकते हैं कि सोडियम मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा और एज कंपेयर टू मैग्नीशियम। अब दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव कर रहे हैं तो 738 किलो जूल पर मोल एनर्जी है, लेकिन सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी यानी कि दूसरा पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं तो 738 किलो जूल पर मोल एनर्जी हमें यूज़ करें। अब दूसरे को रिमूव करना हम क्या है? एक रह गया। अब इसका हमारा तो अंदाज़ा ये होगा ना कि 738 से भी कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी किलो जूल पर मोल आयोनाइजेशन एनर्जी, लेकिन यहाँ पर क्या देख रहे हैं? 1450, ऑलमोस्ट डबल हो गई है। ऐसा क्यों हुआ है? जब ऐसा इसलिए हुआ जब हमने एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया तो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियर चार्ज तो नहीं, क्या हमने कम नहीं किया ना? न्यूक्लियर चार्ज तो पहले जैसे 12 एलिमेंट्स के या इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा था, 12 के अंदर इक्वली डिवाइड हो रहा था। अब जब एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के बाद न्यूक्लियर चार्ज तो इतना ही है, लेकिन जिस भी कंट्रोल कर रहा था या अट्रैक्शन थी पहले 12 इलेक्ट्रॉन्स में जा रही थी, अब कितने में रह गई? 11 इलेक्ट्रॉन्स में रह गया। अब इलेक्ट्रॉन्स के कम होने से न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया? बढ़ गया। अब इस न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से साइज ऑफ एटम क्या हो जाएगा? और श्रिंक हो जाएगा, और कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? उतनी ही ज़्यादा होगी। अब आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कैरेक्टर क्या होगा? कम हो जाएगा। थैंक यू आज के टॉपिक के लिए।